अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में सियासी मौज़ूआत की तरफ आने से पहले जो पाड़ा चिनार की सूरत हाल है उसके ऊपर चाहूँगा कि थोड़ा सा अपडेट किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि वहाँ से 100 के करीब बच्चे हैं जो अद्वियात और ग़िज़ाई किल्लत के बायस इस दुनिया से चल बसे हैं। तो क्या वाक़तन ग्राउंड पे ऐसी सूरत हाल है? जब हमने KP गवर्नमेंट से बात की तो उनका तो हमें एक लिखा लिखाया बयान मौसूल हो गया कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, कोई तस्दीक नहीं की जा सकती। तो हमने फैसल ईदी साहब, जो बेसिकली इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर भर में मुख्तलिफ जगहों पर लोगों की मदद को पहुँचते हैं, तो उनसे अपडेट लेने के लिए उनसे दरख्वास्त की है। फैसल ईदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं नदीम भाई? बहुत शुक्रिया। फैसल ईदी साहब, पाड़ा चिनार की इस वक्त क्या सूरत हाल है? मेरे सामने खबर पड़ी है जो ये कहती है कि 6 रोज से ये जो धरना चल रहा है उस वजह से अपर कुरम में और इन इलाकों के अंदर ग़िज़ाई किल्लत भी और अद्वियात की कमी भी और 100 के करीब बच्चे दम तोड़ चुके हैं। रियलिटी क्या है? नदीम भाई, अगर हलाकतें तो हैं वहाँ पे। कितनी? बच्चे भी अच्छे खासे मरे हैं। कितने? अगर हम काउंटिंग करें ना सिर्फ 2-3 हॉस्पिटल की, तो 60 से फिगर ऊपर जाएगा। 60 से ऊपर है, 60 से ज्यादा बच्चे। हाँ, और ये वो इलाके जो पारा चनार के हैं। अगर आप सुन्नी इलाके के बच्चों की तादाद वो हमें पता ही नहीं चल रही, वहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और वो थोड़े से फासले पे है गांव। उनके भी हॉस्पिटल हैं, यकीनन उनके पास भी फिगर्स होंगे। अगर मतलब सूरत हाल मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो बहुत बुरी है। सिर्फ बच्चों की नहीं, वहाँ पे इंसुलिन नहीं मिल रही, वहाँ पे दूसरी दवाइयाँ नहीं मिल रही। अब जो है वो वक्ती तौर पे जो है वो मिलना शुरू हो गई हैं। अभी जो है वो हेलीकॉप्टर ने और हमने कुछ दवाइयाँ सप्लाई की हैं, तो जो है वो मिलना तो शुरू हो गई है। फिर ये 100 का नंबर जो है ये गलत नहीं होगा, क्योंकि 60 के करीब आप उन हॉस्पिटल्स की बता रहे हैं जो अभी सुन्नी इलाकों की आप तज़किरा नहीं कर रहे कि वहाँ तक रसाई नहीं है। अगर उसमें जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको तादाद मिलेगी, तो फिर तो ये नंबर 100 पे जाएगा। हाँ, ये अगर काउंट करेंगे तो 100 से मुमकिन है इसके करीब करीब ही हो। और जो एग्जैक्ट काउंटिंग अगर होगी ना तो 60-70 के करीब तो अभी भी हो सकती है, अगर 2-3 हॉस्पिटल जो सिर्फ पारा चनार के हैं। मेन चीज है हॉस्पिटल सप्लाईज नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा वहाँ पे, दवाइयाँ नहीं मिल रही। और अब चीजें कुछ आई तो हैं और चीजें चलना शुरू हो गई हैं, लेकिन वो कब तक चलेंगी जब तक सड़क बहाल नहीं होती। ये मसले बार बार जो है वो राइज होते रहेंगे, और इनके कबायली मसले हैं, इनकी जमीनों के मसले हैं, ये मसले हल करने होंगे। कोई हायर लेवल की कमेटियां बैठें और सेनेट की, असेंबली की, अपने पाकिस्तान असेंबली की, और इन मामलात को हल करे, वरना यहाँ पे लोग कबायली नफरतों में एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएंगे। आप लोगों ने जो इमदाद पहुंचाई, इसके साथ क्या KP गवर्नमेंट वहाँ एक्टिव नहीं है? क्योंकि आप लोगों को मैंने देखा, आप पहुंचे हुए थे वहाँ पे, KP गवर्नमेंट ने वहाँ खुराक और अद्वियात पहुंचाने में कोई संजीदगी नहीं दिखाई। क्या हुआ है वहाँ मामला? हाँ, नहीं, केपी गवर्नमेंट भी वक्तन फवक्तन पहुंचाती रही है। हमारे पहुंचने के बाद भी KP गवर्नमेंट के जो है ना 2-3 हेलीकॉप्टर आए जो मेडिसिन लेकर आए, और उन लोगों को बाहर लेके गए जो पाकिस्तान से बाहर काम करते थे। वहाँ की बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान से बाहर काम करती है, तो उनको जो है वो मिडिल ईस्ट में खासकर उनको जो है निकाला गया ताकि वो जाके रोजगार हासिल। 2-2, 3-3 महीनों से वो वहाँ पे फंसे हुए थे। तो ये मुस्तकिल बुनियादों पे इनको सप्लाईज देनी जरूरी है। फैसल, कुछ ऐसी तजवीज़ आपके जहन में है कि कोई फेडरल गवर्नमेंट और KP गवर्नमेंट दोनों मिल के अगर आप ही के इदारे को आगे कर दें तो मदद की जाए, ताकि ये जो 100 बच्चों की जान है या 70 बच्चों की जान है, ये तो जुल्म और ज्यादती है। आप पूरे पाकिस्तान के ऊपर बोझ है इस बात का कि वहाँ किसी को खुराक नहीं मिली या दवाई नहीं मिली और उस वजह से उसकी जान चली गई, तो जुल्म वाली बात है ना। अगर हमें भी आगे करते हैं, हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें जहाज बड़ा देना पड़ेगा। हमारा जहाज बहुत छोटा है, वो 4 लाख की आबादी की जो है ना जरूरत पूरी नहीं कर सकता, सिर्फ मेडिकल। हालांकि राशन का अलग मसला है। अगर हमें कोई बड़ा जहाज दे दे पाकिस्तान गवर्नमेंट तो हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये एटलीस्ट मैं अपने एंड पे तो दरख्वास्त करूंगा हुकूमत के लोगों से, मैं जिसको भी कह सका ज़रूर कहूँगा। सैलानी वाले हैं खुराक के लिए, तो वो भी मदद कर सकते हैं, वो आगे आएँ। सैलानी साहब को भी कोशिश करें जी, अगर वो मिल जाए हमें तो उनको भी साथ लें। तो ये मिल के अगर इस इलाके में एक बच्चे की भी जान बचा ली तो ये बड़ा खिदमत का काम होगा। आप लोगों को फंड्स की इशू है या सिर्फ आपको जहाज़ और वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने का इशू है? फंड्स जो है वो गवर्नमेंट अगर हमें देखें, अगर हमें सिर्फ ट्रांसपोर्ट दे दे तो लोग हमें दे रहे हैं। इनकी कम्युनिटीज जो हैं हमें
पेशावर में भी दे रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, कराची में भी सपोर्ट कर रही हैं। तो ये सेटअप है अच्छा। मेरे ख्याल से लोग भी काफी हद तक मदद कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट का इशू है। जहाज हमारा बहुत छोटा है, हम इतने छोटे जहाज में इतनी बड़ी आबादी की जो है वो नीड्स को पूरा नहीं कर सकते। फैसल ईदी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। शाह खावर साहब, मारूफ माहिर कानून, हमारे साथ हैं। शाह साहब, आपको खुशामदीद प्रोग्राम में। साहिबजादा हामिद रजा साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल से हमारे साथ हैं, आपको भी खुशामदीद। और बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, वी एक्सपेक्ट के शॉर्टली हमें ज्वाइन कर रहेंगे, सबको खुशामदीद कहता हूँ। साहिबजादा हामिद रजा साहब, पहले तो ये पाड़ा चनार और ये कुरम वाली सूरत हाल के ऊपर एक कॉमेंट करते हैं, फिर बाकी गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है सर। ये जिस वक्त मामला रेज हो रहा था तो मैं राजा नासिर अब्बास साहब, शहरयार आफरीदी साहब, नसीम शाह साहब, यूसुफ खान साहब और वहाँ के जो मुकामी MNA हैं, हम खुद वहाँ पर गए। हालांकि हमारे लिए सिक्योरिटी बड़े उस वक्त मसाइल थे, मना भी किया गया कि आप ना जाएं। और वहाँ पे हम सबसे पहले पाराचनार गए, अहले तशय्यो से बात हुई और फिर अहले तशय्यो को साथ लेके हम अहले सुन्नत के घर जो उनका गांव है वहाँ पर गए। बुशार में हम वहाँ पर बैठे उनके साथ और दोनों कम्युनिटीज़ जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक थीं कि ये एक सेक्टेरियन इशू नहीं है। वो बड़े खुले दिल के साथ एक दूसरे के साथ गले मिले और ये इशू था एक 2 से 2.5 एकड़ ज़मीन का। और वहाँ पर कुछ टिकटॉकर्स थे 2-3 जो कि हर 2 फरीकैन की तरफ से और उनके एल्डर्स की तरफ से उनको आइडेंटिफाई किया गया कि इन 2 टिकटॉकर्स ने हेट मटेरियल जो है उसको अपलोड किया है, जिसकी वजह से इस ज़मीनी लड़ाई को एक सेक्टेरियन रंग देने की कोशिश की गई है। वहाँ पर मुकामी इंतज़ामिया भी मौजूद थी। हमने मुकामी इंतज़ामिया को उन हर 2 फरीकैन की मुशावरत के बाद उन लोगों के नाम भी दिए और कहा गया और इंतज़ामिया की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई कि इनके खिलाफ एक्शन होगा। ये बात उस वक़्त भी वहाँ के मुकामी ग्रुप्स ने कही कि इन 2-3-4 अफराद के खिलाफ एक्शन नहीं होगा, इसलिए कि इनको कुछ लोगों की सरपरस्ती हासिल है। और वो एज़ इट इज़ नदीम भाई ऐसा ही हुआ और वो फिर उसके बाद कॉन्वॉय पे हमला हो गया। तकरीबन 1 माह तक ये मामला सेटल रहा हमारे वहाँ जाने के बाद और चीज़ें बेहतरी की जानिब जा रही थी। KPK गवर्नमेंट की तरफ से हमने कंपनसेशन वहाँ पर भिजवाई। वो जो लोकल पटवारी थे, तहसीलदार थे, रिकॉर्ड को सही करने के लिए उनको लेकिन अभी तो इशू ये है कि 100 के करीब मुमकिन तौर पर बच्चे हैं जो अद्वियात की कमी और ग़िज़ाई किल्लत के बायस जो दम तोड़ चुके हैं। 100 के करीब। सिर्फ अभी उन्होंने बताया कि ये पाड़ा चनार के इलाके में 60 से 70 बच्चे हैं और दूसरा जो बाकी इलाका जहाँ सुन्नी आबादी ज़्यादा आबाद है उसके करीब उनका नंबर नहीं है। तो ये 100 के करीब तो बड़ा जुल्म और ज्यादती वाली बात है अगर हमारी आंखों के सामने ये सारा कुछ हो रहा है और हम कुछ भी ना करें। सर मसला ये है नदीम भाई कि मैं डेली बेसिस पे इन कांटेक्ट हूँ। मैं गुज़श्ता रात भी CM KPK के साथ था और जो KP गवर्नमेंट की कैपेसिटी है, मसलन गुज़श्ता रोज़ 4 से 5 मरतबा हेली ने फ्लाई किया। हेली वहाँ पर गया और वहाँ पर अद्वियात भी पहुँचाई गई। लेकिन आपको पता है 500 मिलियन पॉपुलेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है मेडिकेशन की वो शायद बाई एयर, मैं आपको ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, कुछ लोगों को शायद पसंद ना आए, बाई एयर आप इतनी बड़ी तादाद में अद्वियात नहीं पहुंचा सकते। उसके लिए ज़मीनी रास्ता खोलना ज़रूरी है। अब ज़मीनी रास्ता खोलने के अंदर प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त जरगा वहाँ पर डी वेपनाइजेशन की बात कर रहा है और हर 2 फरीकैन को डी वेपनाइज के ऊपर आमादा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पारा चनार की जो जोग्राफियाई कैफियत है वो 3 साइड से अफगानिस्तान के अंदर है, उसका सिर्फ एक बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है। अब वो जो बॉर्डर एरिया के अंदर जो कि पारा चनार है और वो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें जो बॉर्डर फोर्स है उसके ऊपर एतमाद नहीं है क्योंकि हम गुज़श्ता 20 साल से अफगानिस्तान से सेक्टेरियन ग्राउंड्स पर होने वाले हमलों की वजह से बेतहाशा लाशें उठा रहे हैं, जिसकी वजह से डी वेपनाइजेशन पर इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा और उसकी वजह से ज़मीनी रास्ता नहीं खुल रहा। देखें, जहाँ तक वहाँ पर ग़िज़ाई किल्लत का इशू है या खुराक की किल्लत का इशू है, मैं 100% आपके साथ इत्तफाक करता हूँ। लेकिन ये दोनों डोमेन्स जो हैं ये सूबाई गवर्नमेंट की नहीं है। रास्ता खोलना ये वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। हम बारहा उन्हें रिक्वेस्ट कर चुके हैं। परसों भी एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई, जिस दिन हमारी मुज़ाकरात की कमेटी थी। CM इसी वजह से ज्वाइन नहीं कर सके मुज़ाकरात को कि वो एपेक्स कमेटी में थे। उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग थी। अभी ये वहां के जो एल्डर्स हैं दोनों साइडों के, उम्मीद की जा रही है
कि इस वीक के अंदर अंदर वो शायद किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी चूंकि मेरे पास बच्चों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी, इससे थोड़ा कम थी, उसके बावजूद मैं दोबारा अभी सीएम केपी का बात करता हूं और इंशाल्लाह वहां पर हम जितनी तादाद के अंदर और जितनी जल्दी जो ह्यूमनली पॉसिबल मेडिसिन है बाय हेली वो हम पहुंचा सकेंगे। वो इंशाल्लाह मैं उनसे अब दोबारा बात करता हूं कि अगर आप जरा फ्लाइट्स की तादाद बढ़ा दें तो आप अगर मुमकिन हो तो इसी प्रोग्राम के दौरान उनको मैसेज करें तो हम उनको लाइन पे ले लेते हैं, तो उनका जवाब तो चलाना चाहिए। ये बच्चों की तादाद तो बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर उनका रद्द आना चाहिए। आप कोशिश करें अगर वो राब्ता हो जाए तो हम उनको सर ये आपके मैसेज के दौरान मैं उनके साथ अभी मैं कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा था आपके प्रोग्राम के दौरान, तो एक्चुअली ही इज इन ट्रैवलिंग जी, उनका सिग्नल का इशू आ रहा है। मैं अभी 5 मिनट से उन्हीं के स्टाफ के साथ था, तो सिग्नल का इशू प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन जो ही मेरा राब्ता आता है जैसे अवेलेबल होंगे हम ले लेंगे जी। हमारे वो प्रोड्यूसर साहब भी ट्राई करें उनको। शाह खबर साहब आप फरमाइएगा, ये इलाका बड़ा सेंसिटिव है लेकिन वहाँ ये बच्चों की तादाद सुन के तो मुझे खौफ खुदा दामनगीर हो रहा है कि ये तो जुल्म और ज्यादती है। नदीम मलिक साहब, आपको शायद हैरत होगी कि मेरा बर्थ प्लेस पारा चिनार है। मैंने मैट्रिक वहीं से किया, हम वहाँ पे 3rd जनरेशन थे और मैं अभी भी अपने बहुत सारे दोस्तों से इन कांटेक्ट हूँ क्योंकि कभी कभी वहाँ पे राब्ता मुनक़ता भी हो जाता है। लेकिन अभी हामिद रज़ा साहब ने बिल्कुल सही निशानदही की इन चीज़ों की कि ये बेसिकली ज़मीनी तनाज़ा था जिसको सेक्रेटेरियन जो है वो रंग दिया गया। और इन्होंने ये बात भी बिल्कुल पॉइंट आउट की और मैं अपने दोस्तों से इन कांटेक्ट हूँ, वो ये कहते हैं कि इस पूरे खेल में जो जिम्मेदारी है वो वहाँ पे कुछ टिकटॉकर्स हैं और कुछ फेसबुक के ऊपर जो है एक दूसरे के खिलाफ नफरत आमेज और उनको उकसाने की जो है वो पोस्ट लगाते हैं जिसके जो जलती पर तेल का काम देती है। ये तो एक एस्पेक्ट हुआ। दूसरी चीज़ ये मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों की जिम्मेदारी है कि उनकी तरजीहात जो हैं वो उसको फोकस करना पड़ेगा उस एरिया में। वहाँ पे इस वक्त बहुत बड़ा इंसानी अलमिया हो रहा है, इस वक्त वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में जा रहा है और मैं अपने दोस्तों से वहाँ पे राब्ते में हूँ। लोगों के पास अंगीठी जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है और जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें हीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, जिसकी वजह से जो आप बच्चों की अमवात कह रही हैं वहाँ पे नमूनिया की बहुत ज़्यादा शिकायत है और नमूनिया के लिए एक गर्म माहौल होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें और ग़ज़ाई जो किल्लत है वो बहुत ज़्यादा है। मेरे एक दोस्त है डॉक्टर जावेद हुसैन, वो वहाँ पे साहब का MNA भी है, उनसे मेरी बात हुई। वो कहते हैं कि इस वक्त हमारे पास सिर्फ वहाँ पे कुरम का एक चावल होता है मोटा, वो भी जो हमारे पास स्टोर था वो भी हम एग्जॉस्ट कर चुके हैं। दालें वहाँ पे नहीं है, सिर्फ ये है कि लोग गोश्त से गुजारा कर लेते हैं लेकिन वो गरीब आदमी वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। मैं समझता हूँ कि दानियाल साहब तमाम चीज़ों को मैं समझता हूँ कि एक तरफ रख के उनको फोकस करना चाहिए कि वहाँ पे सिक्योरिटी फराहम करें। और हमारे पास मेरा ख्याल है कि हेलीकॉप्टर्स की कमी नहीं है, हमारे पास आम भी और सब कुछ होनी चाहिए कि पहले ये एक भी जान बचाई जा सकती है तो बचानी है। अद्वियात जो है वो जरूरी नौयत की वो तो कम से कम इंश्योर करें। ये पाड़ा चिनार और कुरम के इलाके में जो तादाद है बच्चों की जो ग़िज़ाई किल्लत और अद्वियात की कमी की वजह से जो दम तोड़ चुके हैं वो 100 के करीब है और ये बड़ा जुल्म है अगर हम इसके लिए कुछ कर ना सकें। दानियाल साहब। थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, ये तो हम बात बड़े अरसे से कह रहे हैं कि जब ये कुछ हमारे जमात से ताल्लुक़ रखने वाले भाई जब लोगों के बच्चों को कफन पहनकर वफाक पर हमला करने की बात कर रहे थे तो तब भी वहाँ जो अमवात थी वो 100 क्रॉस कर चुकी थी। जब वहाँ ये कह रहे थे कि हम क्योंकि खान साहब को मुर्गी ठीक मिल रही है नहीं मिल रही या देसी मुर्गी के साथ देसी अंडे नहीं हैं और सालन में बोटियाँ कम हैं, जब उनके ऊपर शो डालने की बात तब भी बात हो रही थी। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आपके सूबे के जो चीफ मिनिस्टर हैं इस चीज़ को सीरियसली ना लें और उस टाइम पे सीरियस ना लें जब आपके जो गवर्नर हैं और फेडरल की जो नुमाइंदे हैं, क्योंकि लार्जर प्रोस्पेक्टम या पर्सपेक्टिव आप देखें तो ये भी आर्म्स एंड लिम्स होते हैं गवर्नर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है ना सर। अभी रास्ता बंद है और अगर सिक्योरिटी का इशू है तो कलेक्टिवली सारों को कोशिश करनी चाहिए कि इंसानी जान बचाई जाए। अली मीन गंडापुर की जो कुताही है उसकी भी निशानदेही होनी चाहिए, लेकिन तरजीह तो ये रहनी चाहिए कि एक बच्चा जो मर रहा है सिर्फ इस वजह से कि उसको दवाई नहीं मिली तो वो पहुंचाना तो हम सब की जिम्मेदारी होगी। देखें, अगर आपकी किसी भी बीमारी का हल नहीं निकलेगा जब तक आप उसको डायग्नोज नहीं करेंगे इसकी रीज़न क्या है
और आप जब इस चीज़ को इसकी कैसे हम कह सकते हैं कि बीमारी लगी कैसे और क्यों वहाँ तक पहुँचा, जब तक उनकी कोताहियाँ, उनकी जो एक्शंस हैं और उनकी जो हरकतें हैं उसकी वजह से आज तक ही पहुँचे हैं। मैंने 20 ऐसे प्रोग्राम्स किए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जहाँ उनको बताया कि शदीद सर्दी आ रही है, उधर वहाँ बर्फ़ का भी पड़ी होगी और उस वक्त वो लोग बेमददगार और यूँ बैठे होंगे, उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, उनका पुरसाने हाल नहीं होगा। खुदारा जो वहाँ की सूबाई हुकूमत है उसको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उनको चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। अपनी ये ज़ाती मफाद की जो लड़ाई है जिसमें आप अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने इदारों को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद, और अगर आज हमें ये इस पॉइंट पे आकर ये बातें सुनने को मिल रही हैं और जिसमें अब बिल्कुल जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट फोर्स है जो दैट विल टेक एक्शन ऑलरेडी, और आई थिंक उनको आज भी कुछ चीज़ें पहुंचाने का जो सिलसिला है वो शुरू भी हुआ है। आई थिंक जब लेकिन आप एनडीएमए वालों को ये बात बोले, हिदायत करें कि वहां जाकर लोगों को मदद करें। बाकी जो इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं, बहस भी हो सकती है, कमेटियां बन सकती हैं, लेकिन जो मर रहा है उसको अभी दवाई चाहिए, वो टली नहीं जा सकती ना। लेकिन आपको हमें ये बात बड़ी, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि यहाँ तक हम पहुंचे क्यों और किसकी वजह से पहुंचे, जरूर डिस्कस करें। और अब जो मेन जो जिनका काम है, काम उनकी सूबाई हुकूमत उधर बैठ कर उधर पहुंचते कि इधर उधर बैठ के पॉइंट स्कोरिंग खत्म करके वहां पहुंचते। जी साहब, ज्यादा सर नदीम मलिक साहब, मेरा सर है कि क्या रास्ते खोलना सूबाई हुकूमत की कैपेसिटी है या फेडरल गवर्नमेंट ने और सिक्योरिटी एजेंसीज ने वो रास्ता बंद किया हुआ है? आप सूबाई हुकूमत के पास जो हेली है वो दिन में 4 मरतबा फ्लाई करके वहां पे उतर के आ रहा है। सूबाई हुकूमत के वसाइल में और मरकजी हुकूमत के वसाइल में जमीन आसमान का फर्क है। अभी तक फेडरल गवर्नमेंट के कितने जहाज C-130s या हेलीज वहां पर पहुंचे हैं? देखें, दुख की बात यह है कि अभी जब हम इस अलमिये के ऊपर बात कर रहे थे, मैंने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। मैंने ये कहा सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिवली इसे प्ले करना चाहिए। लेकिन हमारे जो PMLN के साथी हैं ये यहां पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर आ गए। एनडीएमए सूबाई हुकूमत के तहत है या फेडरल गवर्नमेंट के तहत है? वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट की, वो आज के दिन अगर काम शुरू कर रही है तो उसकी गुज़श्ता 2 माह की इनकी इनकम्पिटेंस का रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर नदीम भाई, आप कम से कम सर इन इश्यूज के ऊपर तो सियासत को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख लें। रास्ता आपकी हुकूमत ने बंद किया है, फेडरल गवर्नमेंट ने बंद किया है, सिक्योरिटी एजेंसीज ने बंद किया है। आप अभी रास्ता खुलवा दें, मैं 100 ट्रक सुबह तक वहां पर एंटर करवा दूंगा मेडिसिन का। सर आप कम से कम इस मामले के ऊपर तो पॉलिटिक्स को पीछे छोड़ दें, आप ब्लेम गेम को पीछे छोड़ दें। कमेटी के अंदर शामिल हुए, वो इतनी मीटिंग्स में गए, क्या कर सके अभी तक वो रास्ता खुलवाने के अंदर? अब सूबाई हुकूमत की एक कैपेसिटी है सर, उस कैपेसिटी के अंदर जो हेली अवेलेबल है उसके मुताबिक वो काम कर रही है वहां पे। दानियाल सर क्या बातें करते हैं, पहले बात करते हैं चीज को तबाह करते हैं। एक चीज मैं गुजारिश करूंगा दानियाल साहब, पता क्या, इस पे बाकी सियासत नहीं होनी चाहिए। ये एक मसला है, हमारे बहन भाई और बच्चे वहां बैठे हुए हैं बहुत बुरी हालत में। हमें पॉलिटिक्स से बाला होकर अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना पड़ेगा। इसमें सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, फेडरल हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, नहीं फेडरल गवर्नमेंट की भी है। देखें प्लीज, नहीं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं समझता हूं कि इन दोनों गवर्नमेंट्स को, इवन हमारे आर्म फोर्सेस को भी इसमें जो है बिल्कुल आना चाहिए आगे, और वो वहां पे रास्ते जो हैं वो खोलें, सिक्योरिटी फराहम करें। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट की है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, एनडीएमए की है। लेकिन अफसोस ये है कि इस पे तरजीह कम है और इस पे अपनी पूरी फोकस करना चाहिए पॉलिटिक्स से बाला होकर। तरजीह कम इसलिए है इनकी साहब क्योंकि इनका फोकस ही वहां किस चीज के ऊपर ये सियासत कर रहे हैं, सवाए नफरत के इनके पास क्या है? मुझे बता दें कि एक ये तो छोटा सा इंसिडेंट है, कुछ जिसको ये बड़ी इजीली सुने नहीं जब शुरू हुआ था, जिसको ये इजीली हैंडल कर सकते थे, जिसको आज ये जो 150 बंदे मरे हैं, ये जो शहीद हुए हैं वहां, उसका कोई तो जवाबदेह होगा ना। कोई तो सूबे में हुकूमत है या इनकी पेशावर सीएम हाउस से लेकर और खाने पीने और पार्टियां और हर दफा वफाक के ऊपर हमला करना, ये हुकूमत है? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? वहां एक्शन जो इदारों ने लेना है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? 11 साल से इनकी हुकूमत है, 11 साल से इनके पास ट्रक
खोल दें, हम 11 साल से इनके पास मैकेनिज्म नहीं है कि पारा चनार तक कैसे पहुंचाना है। इन्होंने सूबे को उसी तारीखियों में लेकर चले गए हैं जो आज से 40 साल पहले वो सूबा था। वहां आप जाएं पेशावर, आप वहां से पेशावर से सिटी से बाहर निकले, आप इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल देखें। जो खड्डे हैं, एक 1.5 फुट के खड्डे बन चुके हैं। मुझे बताएं कि वहां अरबों रुपए का आप काम करा रहे हैं, आप लोग वहां के लोगों की जानों के ऊपर, आप जानों के ऊपर लोगों की सियासत करते हैं। लोगों के बच्चों को आप इधर बेमददगार छोड़ के भाग गए हैं। आप वहां बच्चे हो, यहां हो, अपने बच्चे आपके बाहर बैठे हो इनकी जमात के लोगों के, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन इनकी जमात के बच्चों के बाहर बैठे और लोगों के बच्चों को आप इस तरह उनके ऊपर सियासत करें, ये अनफॉर्चुनेट है। कह रहा था कि पारा चनार का जो इशू है ये बहुत बड़ा इशू है एंड वी नीड टू एड्रेस इट देयर एंड देन, एंड वी आर 2 महीने बाद हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये दानियाल साहब, मैं फौज को सोचता हूँ कि एग्जीक्यूटिव के मामला से दूर रहना चाहिए डिजास्टर वाली सिचुएशन में। तो और आप सबकी गुफ्तगू सुन के तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ आर्मी चीफ को दरखास्त करनी चाहिए कि वो आगे आएँ और इन बच्चों की जान बचवाने के लिए अपना रोल अदा करें, क्योंकि इसके अलावा कोई हल मुझे समझ नहीं आता। मैं तो एज ए जर्नलिस्ट सवाल कर सकता हूँ, उसके ज़्यादा डिसीजन नहीं ले सकता। तो फौज से इस्तदा करूँगा कि वो जाएँ, रास्ता भी खुलवाएं और वहाँ खुराक और राशन और अद्वियात भी पहुँचाएं। अली मीन गंडापुर का एक छोटा सा स्टेटमेंट सुनवाना चाहूँगा आपको। वो कुरम की जगह पे होता तो ज़्यादा अच्छा था कि कुरम के लोगों का वो मसला उठाते, लेकिन वो किसी और मसले की तरफ। मैं एक आपको पॉलिटिकल टॉपिक की तरफ ले जाने से पहले, या ब्रेक ले लें पहले प्रोड्यूसर साहब, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे वो सुनवाते हैं। ब्रेक ले लें हमारे साथ सही। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आजकल अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया, अभी वो 20 जनवरी को उन्होंने सदारत का अपना मनसब संभालना है, लेकिन जो उन्होंने नामजदगियाँ की अपनी काबीना के लिए, उनके बयानात और वो किस तरह की उनका पॉलिटिकल थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस उनका क्या होगा, एंटी चाइना है, प्रो इंडिया, इस तरह की बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। इस इलाके में भी, पूरे मिडल ईस्ट की भी जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी हम उनके बयानात देखते हैं। लेकिन रिचर्ड ग्रिनेल अपने कुछ ट्वीट्स की वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। उन्होंने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया, उससे उनको और शोहरत मिली। पीटीआई वालों ने उनकी ट्वीट को खूब रीट्वीट किया। अब उनका एक टीवी इंटरव्यू है आज जो हमारे सामने आया, दानियाल चौधरी साहब, वो कह रहे हैं कि फ्री इमरान खान, तो नई इंतजामिया आपके ऊपर ये मुतालबा करने वाली है, क्या रद्द-ए-अमल होगा आपका? देखें जी, ये बड़ा एक हमारा क्लियर नैरेटिव है और वो ये है कि वो अफरीदी साहब का मामला हो, पाकिस्तान को डी न्यूक्लियाइज करने की बात हो, हमारे न्यूक्लियर की बात हो, हमने फॉरेन इंटरवेंशन ना कभी बर्दाश्त की, ना हमने उसको इजाज़त दी और ना हम आगे देंगे। इट हैज़ बीन वेरी क्लियर फ्राम आर्म फोर्सेस, फ्राम पॉलिटिकल पार्टीज एंड इवन द अपोजिशन पार्टीज, वो कि जो हमारे इंटरनल मामलात हैं वो अच्छे हैं, गलत हैं, ठीक हैं, बुरे फैसले हैं, वो हमारे इंटरनल हैं और हम किसी एक्सटर्नल को उसमें मौका नहीं देंगे। लेकिन मेरा इससे के साथ एक और सवाल है और वो ये है कि इनका नारा था, क्या हम ग़ुलाम हैं? हमने अमेरिका से ग़ुलामी से निकालना है। अब इनका नारा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा, इमरान खान को रिहा करेगा, उसके बाद इमरान खान रिहा होकर पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की ग़ुलामी से रिहा करेगा। ये अब इनका नया नैरेटिव है। इन्होंने हर आने वाले वक्त में एक नया अपना रुख, रंग और तरीका देखा। ये जिनके पास इनके बच्चे हैं ये उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी लॉबी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये लोग जो आज ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये गज़ा पे मरते हुए बच्चों के लिए नहीं बोले, जो दूध पीते हुए बच्चों की जब शातें हो रही थी उसके लिए नहीं बोले, लेकिन ये तब बोले कि भाई जब आपने इमरान खान के कमरे में ट्रेडमिल की जगह दूसरी मशीन रख दी थी। ये इस पे कमेंट करें। खाली आखिरी चीज़, जब आप ऐसी लॉबी फर्म्स हायर करते हैं और आपके ससुराल वाले आपको सपोर्ट करते हैं उन लोगों के साथ जो एक लॉबीज़ के साथ एक यहूदी लॉबी को चला रहे होते हैं, तो फिर वो इसी तरह ही अपने बंदों को प्रोटेक्ट भी करते हैं, उनके लिए बोलते भी हैं और आवाज़ भी उठाते हैं और ये इसी तरह शो डालते रहेंगे। और हम वाला कमेंट अनफेयर हो जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे कैसे हो जाएगा, जैसे वो पीटीआई वाले कहते थे नवाज शरीफ को कि मोदी का यार। ठीक है, बिल्कुल, मैं कहता हूँ रुके, कैसे हो जाएगा? मुझे बात बताएं, डॉक्टर सरार ने पिंडी से इलेक्शन लड़ना था या कराची से इलेक्शन लड़ना था या लाहौर से लड़ना था, या आज इमरान खान के बच्चे किसके पास हैं? इमरान खान मां के मुझे नहीं, कौन है वो जो भी कौन है, सारी फैमिली कौन है, रॉथस्चाइल्ड फैमिली कौन है, किसको सपोर्ट करते रहे वो गजा में, फलस्तीन में किसको सपोर्ट कर रहे थे, किसको कह रहे थे कि ये आखिरी हमारी जंग है? मुझे क्या नाम है वो इमरान खान साहब खुद एक लंदन के मेयर के इलेक्शन में किसको सपोर्ट करते रहे, फॉरेन फंडिंग में उनको कहां से पैसे आते रहे? ये तमाम कोइंसिडेंस नहीं होते जब आप गजा के बच्चों के लिए। अगर ट्रंप इंतजामिया चार्ज संभाल लेगी तो हम उसको ये बताएंगे कि ये इमरान खान को यहूदी लॉबी सपोर्ट कर रही थी। मेरा ख्याल है हमें इससे ज्यादा कोई बेहतर काम करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसको डिप्लोमेटिकली डील करना चाहिए, लेकिन एक बात को आप रूल आउट नहीं कर सकते
कि ट्रंप इंतज़ामिया जब आएगी, मेरे ख्याल में 21-22 जनवरी को वो टेक ओवर कर लेंगे, और ये जो मौसूफ रिचर्ड ग्रेनल है, ये उनके प्रपोज, बल्कि उन्होंने अपॉइंट कर दिया है उनको स्पेशल एनवाई ऑन डिफरेंट इशूज। तो उनकी तरफ से ये बयान आना जो है, ये यकीनन ये लामा फिक्रिया ज़रूर है और उस पर हमें सोचना भी चाहिए। और अगर अमेरिका ये बाकायदा तौर पे उनका जो स्टेट ऑफिस है, अगर वो ये मुतालबा करता है, तो उस पर यकीनन पाकिस्तान को मुश्किलात का भी सामना किया जा सकता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उसकी वजह ये है कि हम जो इस वक्त इक़्तिसादी तौर पे IMF के बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, वर्ल्ड बैंक आप हर चीज़ के लिए घूमते हैं तो जाते हैं। अगर वहाँ से थोड़ी सी भी इशारा हो गया IMF को, वर्ल्ड बैंक को, तो हमें इक़्तिसादी तौर पे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि इस पे जो जिस तरीके से PTI का और उनके जो सपोर्टर्स हैं, और वो जिस तरीके से इस पे खुशियाँ मना रहे हैं, तो वो यकीनन मैं दानियाल साहब की इस बात से मुत्तफिक हूँ कि उसका तो फिर अपना नैरेटिव जो है उसकी नफ़ी होती है कि वो फिर आप जब आपका जो फोकस यही है कि आपकी जो रजीम चेंज हुई थी वो अमेरिका की इंटरवेंशन से हुई थी, लेकिन अब अगर चेंज आएगी तो वो भी अगर अमेरिका की इंटरवेंशन से आएगी, और उसको अगर PTI खुशामदीद कहती है और उसको खुशाइंद करार देती है, तो मेरा ख्याल है कि उनके अपने मौक़िफ़ की ये नफ़ी होगी। साहिबजादा अहमद रज़ा साहब, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जल्दी सामने आने वाला है, हमारे कोई महीना की दूरी के ऊपर है, जिसके बाद ये सवालात हमारे सामने उठेंगे और हमें इसको एड्रेस करना है। आज ग्रेनेल का बयान एक TV इंटरव्यू की शक्ल में, कल हो सकता है स्टेट डिपार्टमेंट का कोई तर्जमान उठ के ऐसा कोई बयान दे दे, तो क्या हमारी उसके लिए तैयारी है और आपकी जमात की क्या पोजीशन होगी, क्या आप उसको वेलकम करेंगे? अच्छा देखिए नदीम मलिक साहब, मैं सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं जी, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीता था तो ऑफिशियली जो इमरान खान साहब की तरफ से स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने जीत के ऊपर मुबारकबाद देते हुए आगे ये लिखा था बाकायदा, और ये प्रिंटेड शेप में गया था बाकायदा, कि उम्मीद है कि जिस तरह जो बाइडन ने हुसैन हक्कानी के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन रजीम चेंज किया, तो ट्रंप इंतज़ामिया पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी, और मेरी रिहाई और पाकिस्तान के मामलात पाकिस्तान के अंदर से ही सेटल होंगे। जब ये बयान इमरान खान साहब की तरफ से कैटेगरी क्लियर करके आ गया, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद कोई इबहाम बाकी नहीं बचता। बाकी अब आ गया रिचर्ड ग्रेनेल का मामला। सर, आप सवाल करते हैं रिचर्ड ग्रेनेल का, जवाब आता है PTI ने ये कर दिया, PTI ने वो कर दिया। इतनी हिम्मत फड़ो ना जनाब कि रिचर्ड ग्रेनेल दी मंजी ठोक लो, फिर उसके खिलाफ दें बयान। और दूसरी बात ये जो है, ये जो बात कही जाती है कि पाकिस्तान ने कभी भी फॉरेन इंटरवेंशन को कबूल नहीं किया, नदीम मलिक साहब मैं माजरत के साथ आपके प्रोग्राम में ये बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर ये बात सबसे बड़ी बकवास है। हमने हमेशा पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इंटरवेंशन को कबूल किया। सर, आप मुझे ये बताएं कि मैं आपको स्टार्ट करूं सर 1971 से, जब बैरी बेड़ा आ रहा था और पेंटागन ने रोका और हेनरी किसिंजर यहां पर भिजवा रहा था। आप आगे आते आए, आप 90 देखें। अच्छा, बाकी चीजें छोड़ दें, कारगिल के ऊपर कौन प्रेसिडेंट क्लिंटन के पास पहुंचा था? सर, पाकिस्तान से एक शख्स जो रातों रात डील साइन करके चला गया था, वो फॉरेन इंटरवेंशन नहीं थी पाकिस्तान के मामलात में कि एक सजा याफ्ता शख्स को यहां से रातों रात निकाल दिया गया। क्या उसके अंदर हमारे बरादर इस्लामी ममालिक शामिल नहीं थे? सर, उसके अंदर वो फैसिलिटेटर नहीं थे, उसके अंदर वो थे हम भी। यानी कि बाज़ औक़ात ग्राउंड रियलिटीज को अपनी इस्लाह करने की बजाय, अपनी गलती को एडमिट करने की बजाय, बहसीयत मजमुई अपने रवैये को सही करने की बजाय या अपनी गलतियों की निशानदेही की बजाय हम आके एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं कि दिस हैज नेवर हैपेंड, दिस हैज नेवर हैपेंड। सर, दिस हैज ऑलवेज हैपेंड, नंबर 1। नंबर 2, ये अगर रिचर्ड ग्रेनेल ये ट्वीट कर रहा है, या अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो यूरोपियन यूनियन ने ट्वीट किया, सर मैंने कहा था या हमने लॉबिंग फर्म हायर की थी पाकिस्तान में कि आप मिलिट्री कोर्ट से 25 सिविलियंस को सजा दिलवा लें? आप उनके खिलाफ एविडेंस ATC कोर्ट में ले जाते और ATC कोर्ट की सजा मिलिट्री कोर्ट से ज्यादा सख्त तो नहीं थी, आप उन्हें वहां से सजा दिलवा लेते। क्या हमारे फॉरेन डेस्क को यह पता नहीं था कि मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसका मौकफ क्या है और वो इस तरह किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा? ये भी हमारे खाते पा दो कि ऐसी जनाब लॉबिंग करके थे 25 बंदों को सजा दिलवा देती, और अब वो 25 बंदों की सजा के ऊपर जो यूरोपियन यूनियन का वो आया है बयानिया, वो जनाब वो हमने करवाया है। आप उनकी चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल ना करते,
पॉलिटिकली पाकिस्तान की गेम पाकिस्तान के अंदर खेलते तो बाहर का कोई बंदा इस बात के ऊपर बोलते ही ना सर। जब आप वायलेट करेंगे हर चीज हामिद रजा साहब, क्या आप रिचर्ड ग्रिनेल के बयान को वेलकम कर रहे हैं? नहीं सर, मैं रिचर्ड ग्रिनेल के बयान को क्यों वेलकम करूंगा सर? अगर ये उनके खिलाफ थे तो ट्वीट डिलीट क्यों कर दिए सर? रहने देते। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापसी भी और बता रही प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। दानियाल साहब, ये एक ऐसा इशू है वाशिंगटन वाला जिसके ऊपर हमारी स्ट्रेटजी आज ही से वजह होनी चाहिए। आपके 3 बयान आए हैं मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर। एक यूरोपियन यूनियन ने कहा कि आपका GSP प्लस स्टेटस जो है वो खतरे में पड़ जाएगा, इंसानी हकूक़ का मामला है। फिर UK ने बयान जारी किया, फिर स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका ने बयान जारी किया। अब नई इंतजामिया के जो चीदा उनके शख्सियात हैं उनके बयान भी आपके सामने, तो आपको तैयारी नहीं पकड़नी चाहिए अपनी सफारती महाज के ऊपर? नदीम मलिक साहब, जब हमने हुकूमत ली तो पाकिस्तान इंटरनेशनल आइसोलेशन में था। CPEC जो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर था वो रुक चुका था। आपके ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब थे, मिडल ईस्ट के साथ ख़राब थे, सऊदीया के साथ ख़राब थे। आप एक पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल आइसोलेशन की तरफ लेके जा रहे थे। हमने बैठकर मफाहमत के ज़रिए इन मसाइल को, मसलों को हल किया। हमने पहले भी किया और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। हम कोई ऐसी एमेचर हुकूमत नहीं है जो ऐसे बयानात देकर प्रवोक कर और आप अपने ताल्लुकात ख़राब करें। जिसको जहाँ डिटेल चाहिए होगी या अगर कोई ऐसा फोरम होगा जहाँ बात की जाएगी तो हम इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे स्टेट लेवल के ऊपर और इंशाल्लाह मफाहमत से चीज़ों को आगे चलाएंगे। हमने हमेशा हमारी स्ट्रेंथ भी यही है। हमने ना नफ़रत के ऊपर, ना झूठ के ऊपर, ना झूठे नारों के ऊपर सियासत की है और ना हम करते हैं। हमने ठोक के और ठोस की सियासत हमेशा की है। वी स्टूड आवर ग्राउंड व्हेन एवर इट वाज नीडेड। एंड ये इन्होंने बात की इन्फिल्ट्रेशन, ये इन्फिल्ट्रेशन जब हम एटॉमिक हमले का वो बॉम्ब्स अपने जो 28 अक्टूबर को जब अपने कर रहे थे, ये तब भी इन्फिल्ट्रेशन थी। जब हमने अपने लॉन्ग मिसाइल्स को 28 मई को जब हम अपने लॉन्ग मिसाइल्स को इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी टेस्टिंग कर रहे थे, तब भी इन्फिल्ट्रेशन थी। और हमने इसके ऊपर पाकिस्तान का जो स्टांस था, पाकिस्तान की सॉवरेंटी थी, उसके ऊपर हम खड़े रहे और हमने अपनी सॉवरेंटी को लूज़ नहीं होने दिया और इंशाल्लाह आगे भी नहीं होने देंगे। कोई लड़ाई और झगड़े से नहीं, मफाहमत से, पॉलिटिकल डायलॉग से चीज़ों को आगे चलाएं। शाह खबर साहब, ये जो मिलिट्री कोर्ट से सजाओं वाला मामला है, इसके ऊपर 3 बयान हमारे सफारती मैदान के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है जो आने वाले दिनों में मजीद मसाइल पैदा करेगा। हाउ टू एड्रेस इट? देखिए, नॉर्मली तो जब सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट से होता है तो वो चले, हमें पाकिस्तान में तो उसकी समझ आ जाती है कि उसके बारे में कानून है या जो उसकी सेंसिटिविटी थी, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर उसको जस्टिफाई करना और उसको जो है वो यकीनन डिप्लोमेटिकली इनको खासा जो है उसको उस पर काविशें करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाता ओवरऑल। लेकिन यूरोपियन यूनियन आपके लिए बहुत मैटर करता है, आपको इजाफी मंडी मिलती है यूरोपियन यूनियन के अंदर, तो इसके लिए इनको अगर सफारती सतह के ऊपर इनको उसकी जस्टिफिकेशन उनको देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो ऐसी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल हमें इसको रिव्यू करना चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, ये बहुत बड़ी बहस है कि अब उसमें अगर हम इस बहस में पढ़ें कि 9 मई क्या था और उसमें जिन जिन लोगों को सजा हुई वो सजाएं तो दूसरे तरीके से भी हो सकती थी, लेकिन उसको अब उनकी जो सेंसिटिविटी थी जो 103 लोगों की थी उसको भी हम रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन आइडियल सिचुएशन यही होती कि अगर इसको सिविलियन हायरार्की में ही ट्राई किया जाता। एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में ले जाना चाहिए था ताकि ये हम ट्रबल अपने लिए इनवाइट ही ना करें। साहिबजादा अहमद रजा साहब, ये मामलात ऐसे हैं जिसमें कौमी मफाद जुड़ा हुआ है, हमें ये इशू एड्रेस करना है। मैं मिलिट्री कोर्ट्स का हमायती नहीं हूँ, ना कभी था ना आइंदा हूँगा, लेकिन अब इस इशू को अब हमारे सर के ऊपर सवार है तो इसको एड्रेस करना है, कैसे हल किया जाए? नदीम मलिक साहब, मैं बात सख्त कर दूंगा, आप फिर सर मेरे से नाराज हो जाएंगे। सर मसला ये है कि ये इशू सेटल करना है, जिन्होंने सेटल करना है वही इस पर क्लियर नहीं है। मसलन पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इंसाफ से रिलेटेड कोई भी चीज़ सेटल करनी है, जो हाईएस्ट फोरम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का गुज़श्ता 2 साल का कर ले मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर, एक बेंच फैसला सुनाता है गैर आईनी है,
फिर 26वीं तरमीम के जरिए एक आईनी बेंच फैसला बनता है, वो फैसला सुनाता है कि आप मशरूत तौर पे फैसला सुना लें, अभी हम उसके ऊपर डिसाइड नहीं करते। मुझे ये रॉकेट साइंस समझ नहीं आती सर। मैं आज नदीम मलिक साहब, जो चार्जेस इन 103 लोगों पे थे ना सर, ये अगर एटीसी कोर्ट के अंदर ये चार्जेस होते तो जिनको 2 साल है उसको को 10-10 साल कैद होनी थी, ज्यादा सख्त सजाएं होनी थी सर सिविल कोर्ट से अगर आप उन्हें सजाएं करवाते। जिन्होंने फैसला करना है कानून इंसाफ के इदारों ने, हमारे अल्लाह के फजल से वो कानून इंसाफ के इदारे ही क्लियर नहीं है कि हमने ये मिलिट्री ट्रायल को कालादम करार देना है, इसकी इजाजत देनी है, इसकी नहीं देनी। 6 महीने स्टेटस रखते हैं कि ये गैर आईनी है, नहीं इजाजत। 6 माह स्टेटस रखते हैं, मशरूत इजाजत दे रहे हैं। 6 माह फिर कह देते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, फिर 6 माह कह देते हैं कि नहीं होना चाहिए। सर मसला ये है कि बहसीयत मजमूई हमारा मुआशरा इस वक्त एक शदीद इन्हतात और जवाल का शिकार है नदीम भाई, और हम मजमूई रवैयों पर और मजमूई पॉलिसीज बनाने के लिए और मजमूई सोच के साथ आगे बढ़ने की बजाय अपने मुफादात की सोच के तहत आगे बढ़ते हैं। और जब आप अपने मुफादाती मुफाद को मुल्की मुफाद चौधरी साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।